Okay, so first subject we are going to start with is financial statement analysis. Okay, हमने लेवल वन पे थोड़ा बेसिक्स सीखा हमने। बैलेंस शीट, पीएनएल, बेसिकली इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, ये सब कैसे वर्क करते हैं, हाउ दे आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर। देन वी सॉ अलग अलग बेसिकली आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट की बेस, लेट्स से इन्वेंटरीज, लॉन्ग टर्म असेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इनकम टैक्सेस, ये सब कैसे फंक्शन करता है। एंड लास्ट में थोड़ा रेशियो एनालिसिस एंड ऑल सीखा था हमने। ओके, नाउ एट लेवल टू इट इज अ लिटिल बिट मोर डीपर। ओके, first chapter that we have over here is intercorporate investments. Intercorporate investments is basically कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, सो हियर यू हैव वेरियस लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आपने सिर्फ शेयर्स बाय करके रखे, जैसे हम लोग बाय करते हैं कोई भी कंपनी का शेयर्स, या आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट है, या आप उसको कंट्रोल करते हो। तो अलग अलग लेवल ऑफ ओनरशिप का अलग अलग वे में अकाउंटिंग होता है। ओके, फर्स्ट वन दैट व्हाट वी हैड आल्सो सीन इट एट लेवल वन आल्सो। बैलेंस शीट वाले चैप्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल असेट था, इफ यू गाइस रिमेम्बर। यस, एफ ई पी एल, ओके, एफ ई ओ सी आई, अमोर्टाइज कॉस्ट, ये सब टर्म्स याद है आपको? बैलेंस शीट वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे। तो वो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है। वी विल अगेन रिवाइज इट, डोंट वरी अगर याद नहीं है तो। बट दैट इज अ ओवरलैप फ्रॉम सीएफए लेवल वन, एंड देन एवरीथिंग इज न्यू। ओके, देन सेकेंड चैप्टर इज एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। ओके, एक तो एम्प्लॉय जब कोई भी कंपनी में वर्क करता है, एक कैश बेस्ड कॉम्पेंसेशन होता है जो सैलरी आपको इन हैंड मिल रहा है। उसके अलावा कंपनीज काफी बार शेयर बेस्ड भी देती है। कंपनी अपने बेसिकली अपने शेयर्स इश्यू करती है टू एम्प्लॉयज, टू गिव देम अ फील कि वो भी ओनर है। ओके, टू अलाइन देयर इंटरेस्ट विद द कंपनी, कि वो भी ओनर है तो वो ओनर की तरह जैसे वर्क करना चाहेंगे। ओके, सो शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, हाउ इट इम्पैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन वी हैव पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, लाइक पेंशन वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसका कैसे इम्पैक्ट आएगा। यस, थर्ड चैप्टर दैट वी हैव इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसीज वगैरह। एमएनसी की सब्सिडियरी आउटसाइड ऑफ द होम कंट्री होती है काफी बार, लाइक इंडियन कंपनी की आउटसाइड इंडिया सब्सिडियरी, या लेट्स से एचयूएल यूके की है बट इंडिया में सब्सिडियरी है। अभी यूके में वो पाउंड्स में लिखती होगी अपने अकाउंट्स। ओके, वेयर इंडिया में सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं रुपी में। ओके, सो व्हेन दे वांट टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि बेसिकली खुद का तो सारा अकाउंट्स होता है उसमें, प्लस अपने सब्सिडियरीज का भी सब मर्ज करते हैं इसमें। ओके, सो सब्सिडियरी इंडियन रुपी में है बट उसके अपने अकाउंट्स पाउंड्स में है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे इसका अकाउंटिंग होगा, हाउ इट इम्पैक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज कवर्ड एट दिस मल्टीनेशनल ऑपरेशंस। देन वी हैव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर वन एक्सेप्शन। ओके, जहाँ पे पूरा अलग वे में उसको देखना पड़ता है, उसका बैलेंस शीट, पीएनएल जो नॉर्मल कंपनीज होती है ना, उसके जैसा नहीं होता है। ओके, थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़े अलग रेशियोज देखने पड़ते हैं, थोड़ा अलग वे में एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, so here we have covered that how it is different from other normal companies that we see, and what all should you check in a financial institution. Then last two chapters are little bit generic. Okay, जो हमने रेशियो एनालिसिस वगैरह सीखा था लेवल वन पे, उसके बेसिस पे बिल्ड ऑन है। ओके, रीडिंग 11 इज क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। लाइक क्वालिटी मतलब क्या, अर्निंग्स क्वालिटी वगैरह हमने पढ़ा था। यस, कि कितना रियल रिपोर्ट कर रही है। ओके, कितना एक्यूरेटली रिपोर्ट कर रही है, कि जो सिचुएशन एक्चुअली कंपनी में है वही शो कर रही है, कि बहुत ज्यादा अग्रेसिवली शो कर रही है, या बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है उसका। ओके, सो दैट यू कैन जज फ्रॉम
देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेर यू कैन सी कि कंपनी मिसगाइड करने का ट्राई कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को, कि प्रॉपर दिखा रही है. ओके, सो दैट यू जज फ्रॉम द क्वालिटी. And last one is integration of financial statement and analysis techniques. Okay, इसमें basically more of analysis ही है कि जो ratio analysis पे build on हो रहा है आगे, कि हम लोग like let's say earnings है, ROE है, उसको कैसे analyze कर रहे हैं. ROE बढ़ रहा है तो कौन से factor के वजह से बढ़ रहा है. Yes, we had learned DuPont. ओके, उसका ही थोड़ा और इन डेप्थ वर्जन यहाँ पे है. ओके, एंड इन दैट मैनर अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक कैपिटल एलोकेशन वगैरह कैसे देखने का, उसको कैसे स्टडी करने का, कंपनी ने बराबर किया है नहीं किया है. ओके, ऑल ऑफ दैट. सो दैट विल बी देयर फॉर द एंटायर FSA. Okay, we might take approximately 1.5 months to finish this. Okay, 2 hours a day, 4 days in a week. That way we'll function. Yes? Any doubts, guys? Okay. So we'll start with first one, intercorporate investments. इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, लाइक आई सेड, कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है. ओके, लेट्स से कंपनी ए कंपनी बी में इन्वेस्ट कर रही है. अभी ये कंपनी बी ए के लिए इन्वेस्टमेंट है, एज एन असेट है. Okay, so now how do we report this investment? Okay, that will depend on how much basically ownership is there of company A in company B. Company B कितना basically company A कितना percentage hold कर रही है company B का. Okay, so now that is divided into 4 categories. Okay, like we'll directly over here. Okay. We have 4 categories of investment. First is financial assets. Okay. Then we have something called as associates. Then we have, let's say, business combination. And then we have joint venture. Okay. So first, basically, जो मेन कैटेगराइज कौन से बेसिस पे हम करते हैं वो है इन्फ्लुएंस. ओके, कि तुम कितना कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तुम्हारा कितना चलता है वो सामने वाली कंपनी में. ओके, कि उधर के डिसीजंस तुम कैसे तुम ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, कितना ले पा रहे हो, उसके बेसिस पे. ओके, सो फाइनेंशियल असेट में देर इज नो इन्फ्लुएंस. ओके, कि हार्डली लेट से 2%, 5% ऐसे कोई स्टेक है आपका, आपने एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस लिया है, जैसे हम शेयर्स बाय करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. ओके, बट हम कंपनी के कोई भी डिसीजन मेकिंग में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, थोड़ा बहुत वोटिंग राइट होता है कि डायरेक्टर्स को चूज करने का, उसके अलावा हम कंपनी के कोई भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. सो फॉर दैट, फॉर दोज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल असेट्स. Okay, then if your influence is significant कैसे डिटरमाइन करोगे. लेट से फॉर एग्जाम्पल आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन है. ओके, यू सिट ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या यू आर इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग, कंपनी की पॉलिसी मेकिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो, या फिर लेट से आप आपकी कंपनी और सामने वाली कंपनी में इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन
सॉरी गाइस, थोड़ा नेट का इश्यू था आज सुबह से एक्चुअली, अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होता है। बट बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज, पॉलिसी मेकिंग वाले में इंटरकंपनी यस, ट्रांजैक्शन। सो बेसिकली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ओके, जब एसोसिएट्स होते हैं तो। एंड ये सब कैसे डिटरमाइन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पॉलिसी मेकिंग, फिर मटेरियल इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, या फिर सामने वाली कंपनी जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया वो आप पे टेक्नोलॉजी के लिए कोई डिपेंडेंट है, ओके, आप कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हो। तो ये सब चीजों से बेसिकली पता चलता है कि आपका सामने वाली कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ओके। सो ऐसे केस में वो सामने वाली कंपनी आपके लिए एक एसोसिएट बेसिकली कहलाएगी, ओके, एसोसिएट। देन वी हैव बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन बेसिकली इसमें इन्फ्लुएंस नहीं, आपका कंट्रोल है, ओके। इन्फ्लुएंस इज स्टिल अ लोअर लेवल, कि आप सिर्फ मे बी सजेस्ट कर सकते हो बट मे बी फाइनल कॉल अभी भी नहीं ले पा रहे हो। बट कंट्रोलिंग स्टेक मतलब कि आपका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा, तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज बिजनेस कॉम्बिनेशन, ओके। एंड लास्ट वन इज जॉइंट वेंचर, वेयर यू हैव बेसिकली पार्ट कंट्रोल, की लेट्स से 2 और मोर एंटिटीज मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं, ओके, कोई पर्टिकुलर एक टाइप का प्रोजेक्ट करने के लिए, कि साथ में आए 2-3 कंपनीज और एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली शेयर्ड कंट्रोल होता है, कि दे आर ऑल थ्री आर शेयरिंग इन अ पर्टिकुलर परसेंटेज जो उनका डिटरमाइंड होगा पहले से, उसके हिसाब से। यस, सो दीज आर द 4 कैटेगरीज जहाँ पे हमारा बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट कोई भी कैटेगराइज होगा, ओके। जनरली अभी इन्फ्लुएंस को डिटरमाइन करना थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, तो हम बेसिकली एज अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप देख लेते हैं, बट दिस इज ओनली बेसिकली टिपिकली ये देखा गया है, ओके, कि लेस देन 20% अगर है ना, तो वो फाइनेंशियल असेट ही कैटेगराइज करता है, कि जनरली 20% से कम अगर ओनरशिप होता है तो आपके पास इन्फ्लुएंस नहीं होगा वो कंपनी में, ओके। सो लेस देन 20%, बट दिस इज जस्ट जनरल, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास 18% स्टेक है, स्टिल यू आर देयर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी, then still you will be categorized as associate. So influence is the main thing that you have to see, कि influence है कि नहीं। ये सिर्फ एक गाइडिंग पाथ होगा कि जनरली 20% से कम है तो नहीं होगा, ओके। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि कंपनी बेसिकली पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असाइन कर सकती है, ऐसा कुछ भी, तो मतलब वो एसोसिएट है, भले ही उसका परसेंटेज होल्डिंग कम हो। यस, देन 20 to 50% होता है तो एसोसिएट कैटेगराइज में आते हैं, ओके। 50% से ज्यादा होता है देन इट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पे बेसिकली यू कैन से यानी इसमें शेयर्ड कंट्रोल होता है, तो तुम्हारा जितना परसेंटेज होल्डिंग होगा उसके हिसाब से होगा, आपका कंट्रोल होगा, ओके। सो दिस इज, बट दिस इज जस्ट अगेन जनरल गाइडलाइन, ओके। कोई कंपनी के पास 50% के से ज्यादा भी होगा ना, तो भी शायद कंट्रोल ना हो, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, ओके, वैसा कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो केस में 50% से ज्यादा भी होगा फिर भी आपका कुछ ज्यादा चलेगा नहीं। सो वो केस में हम उसको फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन के जैसे नहीं ट्रीट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग। या फिर लेट से कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, लिक्विडेट हो रही है, तो उसमें बैंकरप्सी कोड्स लग जाते हैं, फिर आपका डिसीजन मेकिंग कोई काम का नहीं होगा, तो इन दैट केस ऑल्सो देन इट वोंट बी कैटेगराइज्ड एज बिजनेस कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। सो लाइक दैट। नाउ हाउ आर दे रिपोर्टेड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होगा? अभी अगर फाइनेंशियल असेट है, लाइक वी हैड सीन इन CFA लेवल 1 ऑल्सो, ओके, इसमें
based on IFRS 9 it will be categorized in amortized cost या FVPL सॉरी और FVOCI. यस, इसके हम रूल्स वगैरह पढ़ते हैं और डिटेल में. जस्ट यहाँ पे कि इट विल बी कैटेगराइज लाइक दिस एंड जस्ट वन लाइन इन्वेस्टमेंट इन लेट्स से XYZ कंपनी, ऐसे करके असेट साइड पे वो दिखेगी. ओके, अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ओके, देन एसोसिएट में हम एक मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी मेथड. इक्विटी मेथड क्या होता है? इसमें भी इन्वेस्टमेंट इन XYZ कंपनी ऐसे ही आता है. ओके, वन लाइन कंसोलिडेशन इसको बोलते हैं. बट इसमें क्या क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, कैसे इसका वैल्यू डिटरमाइंड होगा, वो अलग है फ्रॉम IFRS 9. ओके, देन वी हैव बिजनेस कॉम्बिनेशन, जहां पे हम हर एक असेट और लायबिलिटी सब्सिडियरी का होल्डिंग कंपनी में ऐड करते हैं. ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ओके, होल्डिंग कंपनी का 100 करोड़ का था, सब्सिडियरी कंपनी का 20 करोड़. ओके, देन हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो 120 करोड़ का आएगा. So like that we add every line item, every income, every expense, every asset, every liability हम subsidiary का पूरा add करते हैं fully. Okay, and it even if we don't hold 100%, okay, अगर हम 80% भी होल्ड करते हैं ना, तो भी हम 100% ऐड करेंगे सब कुछ. एंड देन द इक्विटी साइड पे हमारा एक कैटेगरी क्रिएट होता है विच इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट. Minority interest is basically that share that we don't own in the subsidiary, that is 20% का. तो उसका पूरा हम वहां पे दिखाएंगे. Understanding? Yes. So like that it will show. So भले ही आप 100% own करो ना करो, but if it is a business combination, then every line item will be added 100% as it is. Okay, and last one joint venture. इसमें यूजुअली इक्विटी मेथड ही होता है जो हम एसोसिएट में करेंगे सेम. एंड इन रेयर केसेस, ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रपोर्शनल कंसोलिडेशन. सो प्रपोर्शनल कंसोलिडेशन मतलब जस्ट लाइक बिजनेस कॉम्बिनेशन, बट आपका जितना शेयर है उतना ही. ओके, अगर 80% है तो हर एक का 80% ही हम ऐड करेंगे, 100% नहीं ऐड करेंगे. सो ऐसे केस में क्या होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि आपने सिर्फ आपका शेयर ही ऐड किया है. ओके, आपका शेयर ही, तो बेसिकली माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कुछ क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे. वेरएज यहाँ पे आपने आपका शेयर और दूसरे जो शेयर होल्डर्स थे, जो शेयर्स आप नहीं ओन कर रहे हो, वो भी आपने ऐड कर दिया, इसलिए उनका कैटेगरी क्रिएट होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट. अंडरस्टैंडिंग? यस गाइस, टिल हियर एवरीबॉडी? ओके, सो दिस आर द 4 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप कैटेगराइज करोगे उसको. So intercorporate investments in marketable securities, basically shares, can be categorized as: first is financial asset, when investing firm has no significant control over the operations of the investee company. Then it can be categorized as associate, अगर significant influence है आपका over the operations of the investee firm, but not control. Then you can categorize it as a business combination. Okay, if you have control over the operations of the investee firm. Yes. And then we have a joint venture. Now, percentage of ownership typically used to determine appropriate category. However, see, the ownership percentage is only a guideline. वो compulsion नहीं है. Okay. Ultimately, influence or control only is the main thing that will determine कि हमको उसको कौन सी कैटेगरी में कंसिडर करना है. Yes. इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल असेट लेस देन 20%. ओके, ये पैसिव इन्वेस्टमेंट के जैसा है, जहां पे हमारा ना इन्फ्लुएंस है ना कंट्रोल है. देन एसोसिएट यूजुअली 20 to 50%.
नॉन कंट्रोलिंग बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कैसे डिटरमाइन होगा? लेट्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन है या पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, मटेरियल इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस बिटवीन द टू कंपनीज, ओके, इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, के मैनेजरियल पर्सोनल भी ये सिलेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, किसी को निकाल के नया अपॉइंट कर सकता है, या डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, के सामने वाली कंपनी बेसिकली इन्वेस्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर टेक्नोलॉजी। तो दिस ऑल शोज इन्फ्लुएंस। यस, it may be possible that to have significant influence with less than 20% ownership also, okay, फिर भी वो associate categorize होगा। एंड वैसा भी पॉसिबल है कि आपका 20 to 50% में है, फिर भी आपके पास इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप उसको फाइनेंशियल असेट में ही कैटेगराइज करोगे। यस, इक्विटी मेथड इज यूज्ड for basically for associate. Then we have business combination. Business combination में 50% या more controlling stake होता है यहाँ पे. Then acquisition, basically इसमें कौन सी मेथड? acquisition मेथड यूज होती है, जो हमने बोला, ओके, कंसोलिडेशन मेथड और एक्विजिशन मेथड। यहाँ पे हर एक लाइन आइटम कंसोलिडेट होती है। It is possible to own more than 50% and still not have control. Like, let's say, temporary barriers to exist, such as bankruptcy या government intervention, या control जो है वो आपका temporary है। ये सब scenarios में आपका investment controlling नहीं है। ओके, एंड अगेन 50% ना हो तो भी शायद बेसिकली कंट्रोलिंग स्टेक हो सकता है। लेट से आपके पास सिर्फ 40% है, बट बाकी सब शेयर्स जो है ना वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, किसी के पास नहीं है, ओके, किसी के पास 2%, किसी के पास 5%, किसी के पास 10%, बट 40% से ज्यादा स्टेक नहीं है किसी के पास। तो यू बिकम द मेजोरिटी शेयर होल्डर एंड यू बिकम अ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर एज वेल। ओके, सो 50% नहीं है, फिर भी आप कंट्रोलिंग हो सकते हो। एंड लास्ट इज जॉइंट वेंचर, वेयर एन एंटिटी कंट्रोल इज शेयर्ड बाय 2 or more इन्वेस्टर्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इक्विटी मेथड जनरली यूज होता है, एंड proportional consolidation is rare cases. In rare cases, proportional consolidation method is used as opposed to equity method. Yes, understanding everybody? Okay. Rakshit, I think you have any doubt in this thing, joint venture? You can unmute and ask. Yes, ma'am. So what's the difference between a joint venture and a co-investing in a, Co-investing as in business combination, you are saying? joint venture? See, joint venture is like a temporary arrangement. वो कोई project या कोई एक particular बेसिकली लेट्स से 2 कंपनीज है, वो दोनों लाइक लेट्स एक आउटसाइड इंडिया की, एक इंडिया की है, दे वांट टू स्टार्ट अ शेयर्ड प्रोजेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर, ओनली इन वन सेगमेंट दे वांट टू हैव अ शेयर्ड प्रोजेक्ट, बट बाकी का बिजनेस वो सेग्रीगेटेड ही रखना चाहते हैं। तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड, यस, and this will be limited period, right? Joint venture. Yeah, limited period, or let's say even if it is not a limited period, now it is just for one segment of business. They don't want to merge entire business, but they just want to come together for one particular project or one particular segment of business. So in that case, they can create a joint venture. Okay, got it. Yes. Okay, this table is very important. याद रखना ये सब चीजें. Okay. So that was the first part. You can try this example. B होगा, Hmm? B investment in associates. 30% hold कर रहे हैं, Unsuccessful. but has been unsuccessful in attempts to Financial assets. obtain represent.
यस, देन फाइनेंशियल एसेट, परफेक्ट। ओके, कि भले ही 30% है, स्टिल उसके पास इन्फ्लुएंस नहीं है, सो दैट विल मेक इट फाइनेंशियल एसेट। यस, एवरीबॉडी क्लियर, गाइस? ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ हर एक सेगमेंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो फाइनेंशियल एसेट फर्स्ट वन। ओके, हम उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं इन आवर फाइनेंस, आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ IASB एंड FASB, IASB बेसिकली इज IFRS, जिस बेसिकली जिन्होंने बनाया IASB, एंड FASB इज फॉर US GAAP का। ओके, they have each issued similar standards of accounting, okay, for this financial asset. Minor differences है in terms of terminology, okay, like हम IFRS में क्या बोलते हैं, amortized cost या fair value through profit and loss, and fair value through OCI. Whereas US GAAP में हमने क्या पढ़ा था, held to maturity, held for trading and available for sale. Yes, okay. So here we are going to learn in terms of IFRS terminology only. Okay, US GAAP का हम यहाँ पे merge नहीं करने वाले. Now how will we do it? Like first what we'll see is आपने investment कौन से purpose से किया है आपने. Okay, first basically your business objective. ओके, कि क्या है, टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस। ओके, कि जो बेसिकली इंटरेस्ट है एंड प्रिंसिपल है वो मैं टाइम टू टाइम कलेक्ट कर सकूं। ओके, उसके लिए मेन मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस आर नथिंग बट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ओनली। ओके, अगर ये आपका यस आ रहा है, ओके, विच विल जनरली बी ओनली इन केस ऑफ debt securities. Okay, it can be for debt and equity both here. नो कैन बी कि लेट्स से आपने डेट में इन्वेस्ट किया है बट आपका मेन पर्पस ये नहीं है, आपने सिर्फ टेम्पररी परचेज किया है, आप सेल कर दोगे थोड़े टाइम में। ओके, सो आपका मेन पर्पस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से नहीं खरीदा है, तो इट विल फॉल ओवर हियर। ओके, बट अगर लेट्स से विल सी दिस पार्ट फर्स्ट, आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस टाइम टू टाइम, एंड डू यू होल्ड plan to hold it till maturity. ओके, अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड करने वाले हो तो आप उसको अमोर्टाइज कॉस्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। अमोर्टाइज कॉस्ट इज सिंपली एट कॉस्ट ओनली, बट हम उसमें एडजस्टमेंट करते रहेंगे फॉर एनी डिस्काउंट और प्रीमियम दैट वी हैव पेड। ओके, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक बाय, आपने कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया एट 90 रुपीज, बट वो मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा लेट्स से फेस वैल्यू 100 रुपीज, तो जो डिफरेंस है 10 रुपीज का, ओके, दैट इज योर प्रॉफिट। ओके, बट इट इज नॉट ऑफ 1 year प्रॉफिट। ओके, इट इज ओवर द पीरियड फ्रॉम द परचेज टू मेच्योरिटी। लेट्स से वो 5 साल था आपका, ओके, तो वो एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा इनकर हो रहा है ना, सो वही हम अमोर्टाइज कर रहे हैं कि हम 10 रुपीज पूरा एट द एंड नहीं रिकॉर्ड करेंगे एज प्रॉफिट, बट एवरी ईयर हम 2 रुपीज प्रॉफिट ऐड करते रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग हाउ इट विल वर्क थोड़ा और डिटेल में हम सीखेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग अमोर्टाइज कॉस्ट। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर मेरी इन्वेस्टमेंट लेट्स से 0 ईयर पे 90 थी, एट द एंड ऑफ 1 year 92 हो जाएगी मेरे बुक्स में, फिर सेकेंड ईयर पे 94 हो जाएगी, थर्ड ईयर पे 96 हो जाएगी, फोर्थ ईयर पे 98 हो जाएगी, एंड फिफ्थ ईयर पे बुक्स में भी 100 दिखेगी और मेच्योरिटी पे मेरे को कैश भी 100 ही मिलेगा। सो देयर वोंट बी एनी प्रॉफिट और लॉस दैट इज अकरिंग ऑन लास्ट ईयर, मतलब एक साथ कुछ अकर नहीं होगा,
वो जो 10 रुपीज का प्रॉफिट था आपका एवरी ईयर में 2 रुपीज स्प्रेड हो गया. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर amortized कॉस्ट मेथड. ओके, now if you don't plan to hold it till maturity, you plan to sell it. Okay, तुम्हारा पर्पस था कलेक्ट करने का, but you don't want to hold it till maturity. You are going to sell it before maturity. Yes, then this is categorized as FVOCI, basically fair value through or basically comprehensive, other comprehensive income. Yes, fair value through other comprehensive income. ये fair value through other comprehensive income क्या था, OCI क्या था? Yes, जिसके जो भी इफेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट इक्विटी में एडजस्ट होते हैं काइंड ऑफ. yes, perfect. Okay, so जो भी profit loss अगर हो रहा है, that you don't pass it through income statement. Okay, income statement में जाके वो retained earnings में नहीं आएगा, बट वो डायरेक्टली इक्विटी में एक OCI करके कैटेगरी होता है. ओके, वहां पे वो डायरेक्ट एडजस्टमेंट होगा. यस, सो दैट वाज फेयर वैल्यू थ्रू OCI. इन बोथ द केसेस you have an option, okay, कि you can categorize this as FVPL. Under IFRS only this option is there. US GAAP में नहीं है. आप इसको one time basically start of investment आप irrevocable choice कर सकते हो to show it in the profit and loss account only, fair value through profit and loss. But this is irrevocable. One time you select that, you cannot change it after that. Okay. एंड जनरली ऐसा क्यों करते हैं, टू अवॉइड एनी अकाउंटिंग मिसमैच. लाइक लेट से तुम्हारी दूसरी सारी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू पे है, आप इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाओगे तो वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है आपके बुक्स में. तो आप सब कुछ फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट दैट इज वन टाइम इरेवोकेबल चॉइस. यस, अगर नो था यही कि आपका मेन पर्पस ही कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कलेक्ट करने का नहीं था. ओके, सो इसमें आपको फिर पूछेंगे हैव यू हेल्ड इट फॉर ट्रेडिंग. आपने ट्रेडिंग पर्पस से ही बाय किया है क्या, कि बाय करके सेल करना है? इफ यस, तो आपको उसको FVPL में ही दिखाना है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब आपको एवरी बैलेंस शीट डेट आपको उसको फेयर वैल्यू पे लिखना होगा, और जो भी गेन लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. यस, अगर ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं था, ओके, यू आर लेट्स से नॉट एक्सपेक्टेड टू सेल इट फॉर इन नियर टर्म. नियर टर्म में सेल करने का कोई इरादा नहीं है, बट आपको मेच्योरिटी तक भी होल्ड नहीं करना है, बट नियर टर्म में भी आप नहीं सेल करने वाले हो, तो उसको आप FVOCI में वापस कर सकते हो. यस, हियर ऑल्सो अगेन यू हैव अ इरिवोकेबल चॉइस. यू कैन मेक इट FVPL में ऑल्सो, अगर आपको अकाउंटिंग मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, आपकी बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस से जा रही है तो इसको भी आप कर सकते हो, बट इरेवोकेबल एक बार सिलेक्ट कर लिया तो वैसे ही करना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग गाइस? ओके, ये सारे चार्ट्स वगैरह आपके बुक्स में थोड़ा बना लेना तो रिवाइज करने में इजी रहेगा. So as and when you are studying every day, try to make your own notes, okay, based on what I draw in class or what you understand. कोई एग्जाम्पल मैंने दिया है तो आपका आफ्टर एवरी लेक्चर रिवाइज भी हो जाएगा while writing, और आप जब लिखते हो तब बहुत अच्छे से याद भी रहता है वो चीज. ओके, रादर देन जस्ट रीडिंग, आप लिखोगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा. ओके, सो दिस इज हाउ वो कैटेगराइज होगी बिटवीन अमोर्टाइज कॉस्ट, FVPL एंड FVOCI. यस, फर्स्ट कि अगर आपका मेन पर्पस सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कलेक्ट करना ही है, ओके, तो आपको उसको कहाँ पे कैटेगराइज करने का है. लेट्स से
एंड आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाले हो, तो अमोर्टाइज कॉस्ट। आपका मेन पर्पस प्रिंसिपल इंटरेस्ट कलेक्ट करना है, बट आप श्योर नहीं हो आप मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे, आपको मोस्टली पहले बेचना है, तो उसको FVOCI। ओके, एंड लेट से आपका मेन पर्पस ही इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं था, आपने कोई और पर्पस से बाय किया है। ओके, तो हैव यू बॉट इट फॉर ट्रेडिंग, देन FVPL। एंड अगर आपने बेसिकली अभी नहीं सेल करने वाले हो नियर टर्म में, तो फिर FVOCI। अंडरस्टैंडिंग? यस एवरीबॉडी, क्लियर? So that is what we have over here also. First is amortized cost, usually only for debt securities, okay? Because उनका ही basically maturity date होता है कि end date होगा, okay? तो that's why we question there, are you going to hold it till maturity? अभी equity का तो कोई maturity date ही नहीं होता है ना? So basically this is applicable only for debt securities. इसमें हम टेस्ट क्या करेंगे? दो, बिजनेस मॉडल टेस्ट एंड कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। दैट इज व्हाट वी डिड कि जो हम कलेक्ट करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, उसके लिए हमने होल्ड किया है। एंड ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, दैट इज ओनली ईदर प्रिंसिपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, ओके, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। These debt securities are reported on balance sheet at amortized cost. Okay, amortized cost क्या है? Original cost plus any discount minus any premium. Yes, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, 90 रुपीज में आपने बाय किया, मतलब 10 रुपीज डिस्काउंट पे, तो एवरी ईयर वो 2 रुपीज डिस्काउंट ऐड होता जा रहा था। यस, सो वी प्लस एनी डिस्काउंट, एंड सेम वे अगर कोई प्रीमियम होता तो वह एवरी ईयर माइनस होता जाता। यस, इंटरेस्ट इनकम बेसिकली जो भी है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, एंड एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू आर इग्नोर्ड। ओके, हम इसको कॉस्ट पे ही रखते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है बीच में अगर उसकी फेयर वैल्यू चेंज होती है तो, बिकॉज ऑन मैच्योरिटी कंपनी हमको फेस वैल्यू ही देने वाली है। यस, तो इफ वी सेल इट बिफोर मैच्योरिटी, देन मे बी बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ गए या कम हो गए और उससे हमको फर्क पड़ेगा। अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाले तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यस, सो दैट्स व्हाई एनी चेंजेस इन फेयर वैल्यू इज इग्नोर्ड। गेटिंग इट? यस एवरीबॉडी? Then fair value through P&L, it can be for debt and equity both. Debt securities may be classified as fair value through P&L if held for trading. हमने बोला था कि अगर आपने ट्रेडिंग पर्पस से चूज किया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। और if accounting for those securities at amortized cost result in an accounting mismatch, okay, तो आपको वहां पे मैंने बोला ना, आप चॉइस कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाने का। अगर आपको लग रहा है कि मिसमैच हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है आपको अकाउंटिंग में, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखा सकते हो। Then equity securities also held for trading, FVPL, and other equity may be classified as FVOCI. अगर held for trading नहीं है तो आप उसको FVOCI दिखा सकते हो, या फिर आप इधर भी चॉइस कर सकते हो FVPL का। Yes, once classified the choice is irrevocable. Okay, इसके अलावा डेट एंड इक्विटी के अलावा डेरिवेटिव्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर हेजिंग, ये सब ऑलवेज FVPL में आएगा। ओके, इफ एन असेट हैज एन एम्बेडेड डेरिवेटिव लाइक कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह, ये पूरा भी FVPL में ही आएगा। यस, हेजिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा आपने हेज क्या किया है इंस्ट्रूमेंट, ओके, उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, अंडरलाइंग असेट जिसको हेज किया है उसके हिसाब से। FVPL securities are reported on balance sheet at fair value, and any changes in fair value, realized or unrealized, are recognized in income statement, profit and loss में आएगा, along with dividend or interest income also. So dividend and interest income, okay, अगर realize हो गई है, मिल गई है, तो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, amortized cost, FVOCI, FVPL, इनका डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम अगर आपको मिल गया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर अनरियलाइज्ड है वो, ओके, स्टिल अनरियलाइज्ड, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड लाइक द असेट।
ओके, तो अमोर्टाइज कॉस्ट है तो उसके साथ जाएगा, अगर एफपीपीएल है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एंड ओसीआई है तो ओसीआई में जाएगा। ओके, फॉर अनरियलाइज, रियलाइज्ड है तो वो ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, वट एवर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इट मे बी। अंडरस्टैंडिंग? देन वी हैव एफवीओसीआई। ओके, लास्ट वन, डेट एंड इक्विटी दोनों है यहाँ पे। Securities classified through OCI are carried on balance sheet at fair value, and any unrealized gain or loss is reported in OCI. Dividend and interest income are reported in income statement, but this is only for the realized. Yes. See, यहाँ पे realized का उन्होंने किया है यहाँ पे कि realized gain and loss amortized cost का वही income statement में आएगा, बाकी नहीं आएगा। Yes. So that is financial asset. Try this example, first one, or rather I'll first give you one example of my own and then we'll go to this one. Okay, amortized cost का मैं example एक देती हूँ तो उससे better समझेगा. Like let's say you buy an asset. You buy one bond at, let's say, 98 rupees with a 10% yield. Sorry, 10% coupon, and will redeem at face value of rupees 100 after 1 year, basically. On maturity. ओके, 1 साल का बॉन्ड है, आपने 98 में खरीदा, 100 पे फेस वैल्यू पे वो रिडीम होगा, 10% इज द कूपन। ओके, सो इन शॉर्ट अगर मेरे को इसका टाइमलाइन बनाना है तो कैसा बनेगा? मैं यहाँ पे 98 इन्वेस्ट कर रही हूँ ईयर 0 पे, 1 पे मुझे 100 रुपीज मिलेगा फेस वैल्यू एंड प्लस 10 रुपीज कूपन मिलेगा। कैन यू से दैट? Yes. So in this 1 year, how much interest have I earned? How much return have I earned? Return, yield, कुछ भी बोलो। कितना yield कमाया मैंने? मैम 110 में 98 माइनस जो भी परसेंटेज है। हाँ, कितना बाय कितना? 110 में 98 जो भी परसेंटेज है उसको माइनस। कितना आ रहा है वो? Yes. So correct it is. Yes. कि हम लोग जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बेसिकली करते थे, दैट ऑल्सो फंक्शंस यू कैन यूज, या सिंपली बिकॉज दिस इज 1 ईयर एग्जाम्पल आप डायरेक्टली कर सकते हो 110 बाय 98। ओके, बिकॉज एक ही साल का है तो आपको मिलेगा समथिंग 12.2449%। ओके, सो दिस इज योर रिटर्न कि आपने 98 इन्वेस्ट किया और आपको 110 एक साल के बाद मिला। यस, तो आपको 12.2449% अर्न किया। दिस इज योर यील्ड। ओके, नाउ इफ यू वांट ब्रेकअप ऑफ दिस यील्ड, हाउ यू कैन डू इज, लेट्स से 98 रुपीज का 12.2449% कितना आ रहा है? Yes, others 12 also can answer. 12 rupees, yes. इसमें से 10 rupees is for coupon, okay, interest return, and 2 rupees is your amortized cost में जाएगा जो, understanding? Amortized discount you can say.
यस। सो इसमें बेसिकली कैसे अकाउंटिंग कैसे होता है इसमें, यू हैव बैलेंस शीट, इसमें आपने डे 0 को इन्वेस्टमेंट लिखा, लेट से 98 आपका असेट में, यस, एंड लेट से कैश हुआ अगर -98 क्योंकि आपने पे किया फॉर दिस असेट। देन ईयर के एंड में इनकम स्टेटमेंट में आपको बाय इनकम लेट से फ्रॉम योर डेट इन्वेस्टमेंट, ओके, यहाँ पे आप क्या रिकॉग्नाइज करते हो, आप कूपन नहीं रिकॉग्नाइज करते हो, आप यील्ड रिकॉग्नाइज करते हो। तो 98 इंटू 12.2449%, तो दैट इज 12, तो आपकी इनकम इससे 12 हुई है, ओके। सो बट कैश में तो आपको सिर्फ 10 ही आएगा, यस। तो दिस 2 रुपीज डिस्काउंट वो यहाँ पे बेसिकली 2 अमोर्टाइज कॉस्ट के जैसे आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट 100 हो जाएगी, एंड देन जब कंपनी रिडीम करेगी तो यहाँ पे 100 आएगा आपको कंपनी से वापस, एंड दैट विल रिड्यूस योर इन्वेस्टमेंट, वो 0 हो जाएगा। गेटिंग इट एवरीबॉडी? ये 1 ईयर का एग्जाम्पल है, आप अपने बुक में अच्छे से लिख लेना, ओके। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस क्वेश्चन, then you draw this, okay, and then this calculation, and then balance sheet impact, okay, then you will be able to understand। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, यहाँ पे 4 साल का एग्जाम्पल दिया है, कितने साल का है ये, basically number of years, 5 years का है ये क्वेश्चन। यार आधा एग्जाम इन्होंने ये नहीं दिया हुआ है नंबर ऑफ इयर्स, बट मोर देन 1 ईयर का है, वो खत्म नहीं हो रहा है। गेटिंग इट एवरीबॉडी टिल हियर? हम 2 के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे? यहाँ पे अमोर्टाइज डिस्काउंट, अमोर्टाइज डिस्काउंट। मैम यस लवीना? जो बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट आपने ईयर एंड पे बताया था ना, जब रिडीम होगा, वो एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस यस श्योर। सी, जब हम परचेज करेंगे तब क्या होगा, मेरी इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगी 98 की, एंड मेरा कैश बैलेंस उतना कम हो जाएगा बिकॉज आई पेड फॉर दैट इन्वेस्टमेंट, ओके। नाउ एट द ईयर एंड व्हाट विल हैपन, मेरे को इनकम पहले जनरेट हुई, इनकम जो है हम सिर्फ कूपन नहीं रिकॉग्नाइज करते, हम यील्ड के हिसाब से लेते हैं। तो हमारी यील्ड कितनी थी, 98 पे वी अर्न 12.2449%, तो दैट कम्स टू 12, सो आवर इनकम इज 12, बट ये 12 पूरा मेरे को कैश में मिलेगा क्या, कंपनी तो सिर्फ कूपन देने वाली है 10 रुपीज का, यस। So we'll receive only 10 rupees as cash. So Yes. to balance it out, okay, बैलेंस करना पड़ेगा ना, ये 12 रुपीज यहाँ पे इनकम, नेट इनकम में जाएगा एट द एंड, एंड वो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स में 12 आएगा, तो रिटेन अर्निंग्स 12 से इंक्रीज हुई, बट यहाँ पे कैश में तो सिर्फ 10 इंक्रीज हुआ, तो 2 रुपीज कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे जाता है एज अमोर्टाइज डिस्काउंट, ओके, एंड योर इन्वेस्टमेंट बिकम्स 100 बिकॉज ऑफ दैट। अंडरस्टैंडिंग? Yes, मैम। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ कंपनी जब रिडीम करेगी तो वो आपको कैश देगी 100 का, और सामने आपका इन्वेस्टमेंट ले लेगी, बॉन्ड ले लेगी, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो कैश में आ जाएगा। ओके मैम, अगर वो 3 या 4 इयर्स का होता बॉन्ड, तो वो हम लोग Yes. ये 0 नहीं लिखते ना, देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू द लाइक। यस यस, तो वो एवरी ईयर, लेट से अगर 5 इयर्स का है तो 90 से चालू होगा, लेट से, तो 90 + 2 92 हुआ फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर नेक्स्ट ईयर वापस 2, तो 94 हुआ, ऐसे करते करते वो 5th ईयर के एंड पे 100 तक पहुंचेगा, एंड देन रिडम्पशन होगा।
तो एवरी ईयर वी रीवैल्यूएट, मतलब एडजस्ट करते हैं हम लोग वो यस माइनस और दिस ऐड इज, करते हैं। हाँ हाँ, सो अगर आपने डिस्काउंट पे बाय किया है तो एवरी ईयर ऐड होता ऐड। जाएगा सो दैट इट रीचेस फेस वैल्यू एट द रिडम्पशन डेट। ओके, ओके। क्योंकि हमको पूरा 10 रुपीज का प्रॉफिट लास्ट ईयर में नहीं दिखाना है, हमको उसको स्प्रेड करना है, तो लाइक दिस वी आर स्प्रेडिंग इट ओवर द इयर्स। ओके, तो दिस इज बेसिकली ओवरऑल द अमोर्टाइज्ड मेथड टू वैल्यू। यस, अमोर्टाइज्ड मेथड। सो ओके। सेम वे अगर आपने प्रीमियम पे बाय किया होता, 110 पे बाय किया होता, तो क्या होता, एवरी ईयर 2 रुपीज माइनस माइनस होता जाता टिल इट रीचेस 100, अगर 100। 5 ईयर का है तो। ओके, जस्ट गॉट इट। रफ नंबर्स में दे रही हूँ, ऐसे एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता, बट एज अ परसेंटेज वो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग? यस यस। गाइस, अदनान, वेदांत, समझा? Yes, ma'am. ओके, so same way, now try this example. First method, amortized cost method. At beginning of the year, Mainland Corporation purchased 9% bond with a face value of 1 lakh for 96,000 में उसने purchase किया। Yield दिया हुआ है 10% का। Okay, this is not coupon, this is yield. The coupon payment are made annually at the year end. Suppose the fair value of the bond at the end of the year is 98,500. So how will you basically balance sheet and income statement कैसा लगेगा for amortized cost method? Just like मैंने अभी बैलेंस शीट P&L ड्रॉ किया था, इनकम स्टेटमेंट, वैसा ही आपको करके मेरे को बताना है कैसा होगा फर्स्ट ईयर के एंड में। Yes, tell me. फर्स्ट हमने बॉन्ड परचेज किया, what will happen? भी जाएगा मैम, इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा पहले। लेट होगा। Yes, investment create होगा by what amount? 96,209। Purchase price 96,209 एंड लेट्स से हमने कैश पे किया तो उतना माइनस होगा। Yes, then what will happen? देन वी विल रिसीव द वी विल हम लोग वो गेन को पूरा लास्ट ईयर एंड पे एडजस्ट करेंगे कूपन और वैल्यू। Yes, so basically पूरा साल खत्म हुआ, एट द एंड बेसिकली आई रिसीव्ड कूपन एंड बिकॉज मैंने डिस्काउंट पे बाय किया है तो मुझे वो भी अमोर्टाइज करना है। ओके, सो बाय इनकम, इनकम कितना होगा? मैम 96,209, 98,500 माइनस 96,209, sorry 98,500 से 96,209, क्योंकि वो मतलब जो यील्ड आएगा 96,209 इंटू 10% ओवरऑल, उसके बॉन्ड का जो कूपन है वो भी इंक्लूडेड रहेगा ना उसमें। 9621। यस, 9621 इज राइट। ओके, 96,209 का सिर्फ 10% ना शशिकांत, यहाँ पे फेयर वैल्यू तो हमको कंसिडर ही नहीं करना है कहीं पे। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में फेयर वैल्यू तो देखना ही नहीं है ना। हम कॉस्ट 96,209 इंटू 9, सॉरी 10 होगा ना, 8 में, क्योंकि कूपन भी रहेगा और उसका वो भी हाँ रहेगा। हाँ, यस यस, सो 96,209 सॉरी 9621 इज माई इनकम। अभी इसका दो ब्रेकअप करते, कूपन कितना है? 9000। यस, 9% कूपन रेट दिया है 1 लाख के ऊपर, तो 9,000 इज कूपन एंड 621 रिमेनिंग द amortized। अमोर्टाइज्ड डिस्काउंट वाला। यस यस, करेक्ट। सो 9,000 मुझे कैश में मिलेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे कितना होगा? amortized डिस्काउंट ऐड होगा, करेक्ट, 621। 621। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी होगी?
We have to add that. 96,830 maybe, I guess. 96, I think. 830. Right. Okay. So let's see what they have done. Amortized cost में balance sheet value is based on amortized cost. At the end of the year, Midland recognizes interest revenue of 9621. ये हमने भी किया. Yes. Interest revenue includes coupon of 9,000 and amortized discount of 621. At the end of the year, the bond is reported as 96,830. 96,209 plus 621 amortized discount. Yes, clear? समझा ये मेथड एकदम बराबर से? Yes, ma'am. Okay. Then next one, fair value through profit and loss. Now these are very simple. Directly हमको fair value ही consider. But one thing यहाँ पे भी है, आपको fair value किसके साथ compare करना है? Okay. It is not always cost. Okay. मतलब कि मैंने सबसे पहले ईयर के बिगनिंग में लिखी इन्वेस्टमेंट 96,209. Okay. Now at the end of the year I have a fair value of 98,500. तो does that mean इन दोनों के बीच में जो भी है वो पूरा गेन और लॉस हो जाएगा मेरा? No, ma'am. तो कैसे करेंगे? मतलब मेन इम्पैक्ट वैसा ही आएगा, सिर्फ हमको ब्रेकअप देना है. ओके. सो जो हमने चीजें यहाँ पे की ना वो सब यहाँ पे भी रिपीट होगी. ओके. सो अगेन वी विल हैव इनकम स्टेटमेंट में वील हैव इनकम 9621 का ही सेम वे में. ओके. सेम कैश में मेरे को सिर्फ 9,000 आएगा और जो अमोर्टाइज डिस्काउंट है वो यहाँ पे ऐड होगा 621 का. मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 96,830 हो गई. Okay, now till here it is same. Okay, now you will compare this amortized cost with the fair value. Okay, so 98,500 अभी की fair value है, but मेरे books के हिसाब से कितना है 96,830. तो difference कितना आ रहा है? $1,670. 98,500 minus 96,830. तो 1670 का जो डिफरेंस है ना, that will be your gain on basically this thing, fair value measurement, investment. तो 1670 like this it will come. Understanding? Yes. So at the end basically आप देखोगे impact on profit and loss उतना ही आया. कितना? लेट्स से 98,500 न्यू वैल्यू थी मेरी और मेरी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 96,209 थी. तो 2291 एंड प्लस 9,000 का मेरे को कूपन मिला. तो 11,921 का ही इम्पैक्ट आएगा. 291 सॉरी 11,291. इफ यू सी ओवर हियर ऑल्सो अभी जो हमने दिया है क्या दिया है? It is 9621 plus 1670. तो 11,291 का ही हमने इम्पैक्ट दिया है. बट वी हैव टू शो इट लाइक दिस कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विल बी 9621 एंड देन बैलेंस विल बी फ्रॉम गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, अनरियलाइज्ड गेन यू कैन से. यस, क्लियर एवरीबॉडी? ये वाला क्लियर है? अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर ही एक स्टेप आगे जा रहे हैं. ओके. अमोर्टाइज कॉस्ट में हमने जो किया वैसे ही सेम यहाँ पे करना है. हमारी एक अमोर्टाइज कॉस्ट वैल्यू आएगी, दैट कॉस्ट वी हैव टू कंपेयर विथ फेयर वैल्यू एंड जो भी डिफरेंस है दैट विल बी अ अनरियलाइज्ड गेन और लॉस. यस, क्लियर? Yes, ma'am. Okay. And same way FVOCI.
सो FEPL का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू आ जाएगा 98,500 का, इंटरेस्ट रेवेन्यू 9621 का आएगा, एंड अनरियलाइज गेन 1670 का आएगा। दैट विल बी इन इनकम स्टेटमेंट। यस, क्लियर। एंड लास्ट वन, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, सब कुछ सेम एज PNL होंगे, बट द डिफरेंस जो 1670 का हमने इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया, ओके जैसे ये इसको 98,300 प्लस 1670 हमने ऐसे इनकम स्टेटमेंट में डाला था, वो यहाँ पे, सॉरी ये तो बैलेंस शीट है, यहाँ पे तो आएगा 1670, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इट विल शो हियर इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 98,500, ओके, बट ये 1670 यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, कि इनकम स्टेटमेंट से रिटेन्ड अर्निंग्स में और रिटेन्ड अर्निंग्स से यहाँ पे नहीं आएगा, बट वो डायरेक्टली यहाँ पे OCI में आ जाएगा। गेटिंग इट? यस एवरीबडी? Adnan, Lavina, Yes, I hope you are able to understand this one, last one. ma'am. So Ma'am, I it have a will go doubt. directly in OCI, right? We don't have to go for retail now. यस, रिटेन अर्निंग्स में नहीं आएगा। PNL में क्या होता था, वो पहले इनकम स्टेटमेंट में आता, इनकम स्टेटमेंट से वो रिटेन अर्निंग्स यहाँ पे इंक्रीज होती और वो यहाँ पे जाके ऐड होता। वेरेस Yeah. OCI में क्या हो रहा है, वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। Understood. यस यस लवीना, यू वर हैविंग एनी डाउट? मैम तो जब इन्वेस्टमेंट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस फेयर वैल्यू दोनों, तो हम लोग हर बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दोनों केसेस में 98,500 ही दिखाएंगे ना, टू मेंटेन दैट बैलेंस। यस यस यस, यहाँ एंड पे पर 98,500 हो जाएगा। पर बैलेंस शीट अगर सिर्फ हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट में जाएंगे तो सिर्फ वो ऐड और लेस वाला ही अमाउंट जितना होगा उतना ही। यस यस यस, फिर Okay. फेयर वैल्यू नहीं यूज करना है कहीं पे भी। ओके ओके, यस, क्लियर? यस। Okay, so like that you have to do. तो अगेन फॉर दिस ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने ऐसे पैरा पैरा में आंसर दिया है, बट आप एक रफ छोटा सा जैसा मैंने ड्रॉ किया था वैसे बैलेंस शीट PNL ड्रॉ करके इम्पैक्ट्स उसमें लिखना, तो वो बेटर आपको समझेगा। यहाँ पे पढ़ के आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, कुछ समझेगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग? यस एवरीबॉडी? ओके, देन इसमें ही रिक्लासिफाई कर सकते हो आप कि नहीं कर सकते। इक्विटी में रिक्लासिफिकेशन इज नॉट एट ऑल अराउंड, नॉट परमिटेड। ओके, इक्विटी सिक्योरिटीज reclassification not permitted after initial designation. Okay, whereas debt security में आप कर सकते हो only if your business model has changed. Let's say आप टेक ओवर हो गए या अक्वायर हो गए आप खुद, ओके, सो वो जो जिसने अक्वायर किया है उसका बेसिकली कोई और गोल है, कुछ और प्लान है, बिजनेस मॉडल अलग है, तो वो रिक्लासिफाई कर सकता है, क्योंकि या फिर आपका बिजनेस मॉडल कुछ चेंज हो गया, ओके, तो वो आप रिक्लासिफाई कर सकते हो। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर लेट्स से आपने पहले अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में डाला हुआ है डेट को, और उसको आपको अभी FEPL में अगर करना है या FEOCI में करना है, तो व्हाट विल हैपन, ऑल बेसिकली यू हैव टू all the unrealized gains or losses, okay, will be reclassified to PNL, to profit and loss account, okay, on income statement basically. यस, अमोर्टाइज कॉस्ट में हम उसको कॉस्ट पे रखते थे, फेयर वैल्यू पे हम करते ही नहीं थे, ओके, सो अगर हम अमोर्टाइज कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आज तक का जितना भी अनरियलाइज गेन या लॉस है जो मैंने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था, वो सारा मैं इनकम स्टेटमेंट पे रिकॉग्नाइज करूंगी एक साथ, ओके, अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट से FEPL पे मूव कर रही हूँ तो। अगर मैं उल्टा कर रही हूँ, FEPL से अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ रही हूँ, ओके, सो इसमें क्या होगा,
FVPL में तो हम एवरी ईयर उसको फेयर वैल्यू पे दिखा रहे थे, तो जो पर्टिकुलर ईयर में मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ उस ईयर में भी वो फेयर वैल्यू पे होगा, कॉस्ट पे तो होगा नहीं. सो दैट फेयर वैल्यू ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर अमोर्टाइज कॉस्ट. जो वैल्यू पे अभी है वही वैल्यू पे हम उसको कंसिडर करेंगे. ओके, सो इफ डेट सिक्योरिटीज आर रिक्लासिफाइड आउट ऑफ FVPL एंड मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, मतलब FVPL से अमोर्टाइज कॉस्ट में शिफ्ट करियो, आर ट्रांसफर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन ट्रांसफर डेट. ट्रांसफर डेट पे जो भी फेयर वैल्यू है वही वैल्यू पे वो शिफ्ट होगा, एंड आगे का कोई भी अनरियलाइज गेन लॉस बाद में रिकॉग्नाइज नहीं होगा बिकॉज नाउ इट इज इन अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड. बट पिछला जो भी सब रिकॉग्नाइज हो गया है उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे. अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? यस, गेटिंग इट? ये दोनों मेथड अगर अमोर्टाइज कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे मूव कर रहे हो तो जो भी अनरियलाइज गेन और लॉस है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वो पूरा रिकॉग्नाइज हो जाएगा. एंड अगर आप फेयर वैल्यू से अमोर्टाइज कॉस्ट पे मूव कर रहे हो तो जो दिन पे ट्रांसफर कर रहे हो वो दिन पे जो फेयर वैल्यू है उसको ही एज अ अमोर्टाइज कॉस्ट कंसिडर करेंगे. हमने जो अभी तक गेन या लॉस ऑलरेडी जो बुक कर दिया है उसको चेंज नहीं करेंगे हम कुछ भी. अंडरस्टैंडिंग? ओके, स्मॉल सेक्शन, ये सब से MCQs बहुत इजीली फॉर्म हो जाते हैं, तो ये सब चीजों पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना. एंड लास्ट पार्ट इन दिस इज लोन इम्पेयरमेंट. ओके, कभी भी अगर आपने लोन बेसिकली एज एन इन्वेस्टमेंट है, ओके, या लोन किसी और को दिया है तो वो बेसिकली लोन दिया, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. ओके, आपने किसी और को दिया है एज अ लोन तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू. अगर आपको लाइक टिल नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि इन केस अगर लॉस होता है तो ही वो रिकॉग्नाइज होता था कि वो बेसिकली डिफॉल्ट कर गया, डूब गए, आपके पैसे आपको नहीं मिला, तो ही वो आपको रिकॉग्नाइज करना होता था. But now, okay, they have made a change and they have basically changed it to expected credit loss model. So आपको based on historical information, अगर आपको लगता है कि ये next 12 months में अगर loss होने वाला है, okay, कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे को वापस पैसा नहीं देगा, ओके, वो लोन मेरा डूबने वाला है, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज इवन दो अभी तक वो नहीं हुआ है तो भी. यस, सो इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है न्यू क्राइटेरिया के हिसाब से. फर्स्ट इज कॉल्ड एज परफॉर्मिंग असेट्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट. परफॉर्मिंग असेट मतलब आज तक वो इंटरेस्ट वगैरह टाइमली देता आया था, बट ड्यू टू सम लेट्स से ड्यू टू सम चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशंस आपको समझ में आया कि ये पर्सन अभी पैसा नहीं दे पाएगा मेरा. अभी तक भले ही वो टाइम टू टाइम पे कर रहा था, ओके, टाइम टू टाइम पे करता है मतलब वो परफॉर्मिंग असेट है. ओके, सो इन दिस केस, ओके, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इम्पेयरमेंट इफ, ओके, आपको नेक्स्ट 12 मंथ के एक्सपेक्टेड लॉसेस बेसिकली ये आपको पूरे रिकॉग्नाइज करने हैं, ओके, फॉर परफॉर्मिंग असेट्स. एंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट पूरे लाइफ टाइम लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस. ओके, परफॉर्मिंग असेट्स के सिर्फ नेक्स्ट 12 मंथ्स के एक्सपेक्टेड लॉसेस, वेयर नॉन परफॉर्मिंग असेट जिसने ऑलरेडी डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट मिस आउट हुआ है उसका, उस वैसे टाइप के कैटेगरीज के आपको लाइफ टाइम तक के, कि आज से आपको जितना भी लॉस लगता है ये पर्सन नहीं देने वाला वो पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज कर लो. अंडरस्टैंडिंग? yes everybody, Lavina, Adnan, Vedant, Shashikant, clear? Yes, ma'am. ओके, यस वेदांत आप वीडियो देख लेना, आपका शायद अभी थोड़ा बैकग्राउंड भी होगा.
Okay, so that was first part of this chapter IFRS 9 जो basically investment in financial assets का कैसे recognize करना है, impairment वगैरह कैसे करना है, अगर can we change the categories, all that was covered. Yes, try these examples. Yes, first one क्या होगा? सी होगा मैम, क्योंकि दोनों ही यस, एट इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ऑलवेज कॉस्ट ही रहता है ना, उसके बाद साल के एंड पे हम डिसाइड करते हैं हमको फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करना है कि कॉस्ट पे रहने देना है नहीं. ओके, सो जब हम इनिशियल वैल्यू क्या होगा जो आपने इन्वेस्ट किया है वही कितने पे, तो 950 प्लस 250 1200 विल बी योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू. यस, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल असेट फर्स्ट, करेक्ट. नाउ at t equal to 1, Kirk will what? मैम तो अनरियलाइज्ड लॉस तो बी है क्या मैम? Yes, B is right. Okay. Now यहाँ पे 850 और 180 कितना हो रहा है? 1030 और आपने 1200 रिकॉग्नाइज किया है, तो अनरियलाइज्ड लॉस ऑफ 170 विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर हियर. यस, ओके. एंड यहाँ पे बिकॉज इन्होंने दिया है पब्लिक मार्केट, मतलब कंपनी ए कंपनी में ना डेट सिक्योरिटीज नहीं है, तो कॉस्ट का मत कंसिडर करना, अमोर्टाइज्ड एट कॉस्ट या कुछ भी एट कॉस्ट नहीं रखेंगे उसको, फेयर वैल्यू पे ही हम लेके आएंगे. यस, एवरीबॉडी क्लियर? देन एट t equal to 2, यस, t equal to 2 पे क्या होगा कैरिंग वैल्यू ऑफ द असेट्स? लवीना, अदनान. C. t equal to 2, Ma'am, C. yes, C is right. 1250 is correct. Yeah. Okay, 900 plus 350, 350. 1250 पे रहेंगे. Then, based on information provided, which of the following statement is most accurate? Yes, Ma'am, is what it will C? answer?
नहीं, थोड़ा बराबर और ये पार्ट आपका शायद रह गया होगा सी के लिए थोड़ा। मैम इज इट सी? No, no, read this. Basically, did you consider this one also? It is optimal for Kirk to classify its share in company A and company B at fair value through P&L, since it results in a net 50 gain नहीं, क्योंकि वो recognized in income statement. अनरियलाइज्ड गेन था, तो सिंस उसने बुक ही नहीं किया था। यहाँ पे रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड तो नहीं लिख, रिकॉग्नाइज्ड है ना सिर्फ। बट क्या वो 50 होगा T=2 में? का इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था? 1200। 1200 का। यस, 1200 1200 से फर्स्ट ईयर में कितना हो गया था? 1030 विथ अ लॉस ऑफ 170 एंड 1030 से वो 1250 हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली गेन कितने का आएगा? वो 50 का नहीं आएगा, वो 220 का आएगा। टोटल गेन 50 का है, बट T=2 में तो गेन कितना आएगा? 220 का आएगा। यस, तो मैम, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन तब सही होता है जब टी इक्वल टू ना दे के टोटल टेन्योर का देता, राइट? हाँ, यस, यस। इसलिए मैंने वो एक्चुअली स्क्रॉल नहीं किया था ना मेरे को, इसलिए लगा कि आपने बराबर पढ़ा नहीं, इसलिए। ओके, सो सी इज रॉन्ग। नाउ क्लासिफाई शेयर्स एट FVOCI through a 220 realized gain. Is it realized again? No, it's unrealized. Yes, so that's why this is also incorrect because of only this realized term. अदरवाइज उन्होंने कुछ भी डेटा नहीं दिया है कि हमको FVOCI करना है कि FVPL करना है। सो दिस वुड हैव बीन करेक्ट अगर यहाँ पे अनरियलाइज लिखा होता तो, बट बिकॉज रियलाइज है इसलिए गलत हो रहा है। यस, सो A is the correct answer. Classifying shares at as fair value through P&L would result in greater reported earnings volatility. कि यहाँ पे गिर गया और यहाँ पे बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो अर्निंग्स वोलेटिलिटी बहुत होगी। यस, क्लियर? यस, अदनान, शशिकांत, क्लियर, समझा? Yeah, understood. यस, लवीना, अंडरस्टूड? मैम जो लास्ट वाला ऑप्शन था उसमें हाँ, क्या स्टेटमेंट, अगर क्या मतलब अगर वो कैसे देते कि मतलब होता ना, आपने बोला पूरा टेन्योर का होता 50 तो राइट है लाइक। हाँ, ये T=2 उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है ना कि सेकेंड ईयर में कितना गेन हुआ। शायद वो लोग अगर बोलते हैं कि 2 इयर्स का टोटल गेन या ऐसा नेट गेन या लॉस कितना हो रहा है, तो वो शायद 50 करेक्ट होता। मैम अगर सिर्फ लास्ट में उन लोग ने दिया होता एट T=2, ये सिर्फ नहीं दिया होता, इनकम स्टेटमेंट तक दिया तो राइट होता तब तक भी वो। मतलब उनको थोड़ा ये फिर वो थोड़ा वेग हो जाता, उनको हाँ वर्ड टोटल या वैसा कुछ यूज हाँ कर समझा। अगर। हाँ, यस। हाँ And try last one. Suppose for this question only, security A and B both are debt securities carried at amortized cost and purchased by. Yes, cost. And purchased initially at par. At T=2, what will happen? डेट में तो रिवर्स हो सकता है ना।
फर्स्ट मतलब ये नहीं, ये लोग ने अलग एग्जाम्पल को थोड़ा ट्वीक कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर ये डेट सिक्योरिटी होती एंड मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और आपने परचेज भी पार पे ही किया है, तो फिर T=2 पे उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होती। इट इज नॉट कि रिकैटेगराइज Okay, हुआ है, okay. वैसा नहीं है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल को ही चेंज कर दिया। अगर ये डेट का एग्जाम्पल होता तो आपका आंसर क्या रहता। अगर अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करते तो तब एमोर्टाइज कॉस्ट में दिखाना पड़ता। इन्होंने ये बोल दिया है कि आपको अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे ही करना है उसको। क्या बेसिकली वैल्यू क्या रहेगा एट द एंड ऑफ ईयर 2। यस अदनान, लवीना। अमोर्टाइज डेट में कॉस्ट तो वाला जो हम मैम डेट में तो वापस उतना ही आएगा और जो भी गेन होगा वो तो ओवर द टेन्योर वो हो जाएगा। हाँ, अमोर्टाइज कॉस्ट में हम करते थे एट कॉस्ट, और फिर जो भी डिस्काउंट या प्रीमियम होता था उसको अमोर्टाइज करते थे। amortize ये पार पे ही परचेज हुआ है, बट ना प्रीमियम पे ना डिस्काउंट पे। तो जीरो हो जाएगा एमोर्टाइज कॉस्ट, तो आई थिंक कैरिंग वैल्यू विल बी 1200। यस 1200 ही रहेगा, जो कॉस्ट पे उन्होंने परचेज किया है वही। ओके, तो इनिशियल वैल्यू, ओके इनिशियल कॉस्ट में हम एडलेस क्या करते हैं, एमोर्टाइज डिस्काउंट या एमोर्टाइज प्रीमियम। बट इसके केस में ये दोनों जीरो है, तो जो इनिशियल कॉस्ट है वही उसका वैल्यू रहेगा टिल द एंड। यस लवीना, अदनान। Ma'am, because there was no discount or premium on the amortization. Huh? That is यस what confused me. यस उन्होंने ये यहाँ पे बोल दिया कि यू हैव परचेस्ड इट एट पार ओनली। तो पार पे है मतलब प्रीमियम एंड डिस्काउंट है ही नहीं, तो Yeah. अमोर्टाइजेशन का भी कोई सवाल नहीं है। Yes, ma'am. Understood. यस लवीना, क्लियर। यस मेरे को मैम लगा मतलब पार पे मोस्टली हम लोग 1000 ऐसे लगते हैं ना, तो उस पे कंफ्यूज हो गई मैं थोड़ा। हाँ वो थोड़ा है कंफ्यूजिंग, दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा बोल दिया कि परचेज किया है जो वैल्यू है वो पार वैल्यू है, दैट्स वाई दे यहाँ क्लैरिफाइड ओवर हियर। ओके मैम, गॉट इट। यस okay, so that was the first part of this chapter, investment in financial assets. Clear यहाँ तक एकदम? Okay, next part of this chapter is investment in associates. Associate क्या था, कौन हो सकता है associate? इसका मोर देन 50%। हाँ 50% के ऊपर तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाता है। 20 to 50। 20 to 50% जनरली होल्डिंग होता है तो वो एसोसिएट होता है। ओके, मोर देन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हमको क्या देखना है, इन्फ्लुएंस है कि नहीं, उसका सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है तो ही वो एसोसिएट कैटेगराइज हो सकता है। अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो फिर फाइनेंशियल असेट ही कहलाएगा, इवन इफ यू ओन 30% और 40% ऑफ द कंपनी। ओके, तो मेन है इन्फ्लुएंस। अभी अगर ये एसोसिएट कैटेगराइज होती है तो इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ओके, इसमें हम क्या मेथड का नाम क्या है, इक्विटी मेथड यूज करते हैं। इक्विटी मेथड, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ वन लाइन कंसोलिडेशन।
ओके, वन लाइन कंसोलिडेशन मतलब क्या? जो इसके बाद मेथड हम यूज करने वाले हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसमें हमने क्या बोला? हर एक लाइन कंसोलिडेट करेंगे। ओके, हर एक असेट, हर एक लायबिलिटी, हर एक इनकम, हर एक एक्सपेंस हम ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इक्विटी मेथड वन लाइन कंसोलिडेशन मतलब यहाँ पे आपका बैलेंस शीट में एक ही आइटम आएगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। जैसा वहां पे आया इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल असेट, ऐसा यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ओके, इनिशियल इन्वेस्ट बेसिकली रिकॉग्निशन एट कॉस्ट। ओके, अंडर यू कैन से नॉन करंट एसेट्स। अभी ये बेसिकली इट्स नॉट फाइनेंशियल असेट, इसमें आपका इन्फ्लुएंस भी है। इन्फ्लुएंस है तो आप कभी कभी है ना कन्विंस कर सकते हो सामने वाली कंपनी को डिविडेंड के ऊपर भी, कि कितना डिविडेंड पे करना है, नहीं करना है। ओके, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस यू हैव। ओके, सो यहाँ पे हम अपना डायरेक्टली शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे। फाइनेंशियल असेट में क्या होता था? हम सिर्फ अगर कंपनी से डिविडेंड मिला होता तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते थे, अदरवाइज वी वुड नॉट रिकॉग्नाइज एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। ओके, ओवर हियर बट व्हाट डू? वी रिकॉग्नाइज पूरा, बेसिकली यू कैन से प्रॉफिट, डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। बिकॉज इन लोग को पता है कि डिविडेंड कितना पे करना, ये कंपनी ही इन्फ्लुएंस कर सकती है ना, तो वो मैन्युपुलेट भी कर सकती है कितना डिविडेंड पे करना है। सो अगर हमने सिर्फ डिविडेंड का अमाउंट यहाँ पे कंसोलिडेट कराया तो वो मिसगाइड करेगा। सो रादर देन डिविडेंड हम पूरा कितना प्रॉफिट किया उसका ही शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देते, फिर उसमें से प्रॉफिट पे करना है नहीं पे करना है डिविडेंड। Okay, that is their report. Understanding? Yes. So your share of profit only. Okay, proportionate. एंड अगर कंपनी ने एक्चुअली कोई डिविडेंड पे किया है तो वो यहां से माइनस हो जाएगा। Why? Because that will be received in cash. तो ये कैश उतने से ऊपर जाएगा और यहाँ से इन्वेस्टमेंट नीचे जाएगा। बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी का उतना शेयर प्रॉफिट चला गया ना सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो वो डबल काउंट हो जाएगा। वो डिविडेंड ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया है आपने, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही ऐड कर दिया है और यही प्रॉफिट से डिविडेंड पे हो रहा है। यस, अंडरस्टैंडिंग? सो इसमें से उतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उतना यहाँ से माइनस हो जाएगा एंड उतना आपके कैश में ऐड हो जाएगा। यस, अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी टिल हियर? ओके, सो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स कॉस्ट, उसमें ऐड करो शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका जितना प्रपोर्शन है उतना, माइनस एनी डिविडेंड रिसीव, यू कैन से पेड रादर। ओके, डिविडेंड रिसीव। और सेम अभी प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में कैसा आएगा? ओके, बाय इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स, यहाँ पे ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड्स डिविडेंड ना। ओके, सो मैं ऐसा लिखूं, लेट से 1000 रुपीज, 1000 करोड़ मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसमें से लेट से 200 करोड़ मेरे को डिविडेंड मिल गया है, तो नेट 800 करोड़ हो गया। तो मैं यहाँ पे 800 और 200 दिखाऊं कि 1000 दिखाऊं पूरा, कोई फर्क पड़ता है क्या? यस, सो बेसिकली डायरेक्टली हम शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओके, वही पूरा कंसिडर कर लेंगे फॉर इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स एंड डिविडेंड यहाँ पे नहीं आएगा अलग से कुछ भी। गेटिंग इट? यस एवरीबॉडी? okay, so let's say अभी now see how it will impact your balance sheet and all. मेरे इनकम स्टेटमेंट में 1000 करोड़ इनकम फ्रॉम एसोसिएट, तो यू कैन से मेरा नेट इनकम बढ़ गया बाय 1000। ओके, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। यस, दिस नेट इनकम गोज वेयर?
इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स मेरा 1000 से बढ़ेगा, तो ये 1000 ये साइड कैसे आएगा, यहाँ पे 1000 आया, बट यहाँ से 200 माइनस हो गया, तो नेट 800 ऊपर गया, और यहाँ पे नेट 200 ऊपर गया। तो ये साइड 1000 असेट साइड एंड लायबिलिटी एंड इक्विटी साइड भी 1000 ऊपर गया। अंडरस्टैंडिंग? यस एवरीबॉडी? My handwriting is very bad, I can understand, but please try and take it down in your books. Yes? लवीना, अदनान, ये वाला पार्ट समझा? शशिकांत आपको समझा? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। नेट इनकम पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट वो किधर जाएगा? बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स में 1000 से। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में कॉस्ट पे दिखाते हैं, उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड होता है, बट जितना डिविडेंड कैश में रिसीव हो गया यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके कैश में आ जाता है। यस, क्लियर? ओके, वेरी सिंपल। मैम लेट्स ट्राई। यस यस लवीना। सो ये प्रोपोर्शनेट है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जो गाइडलाइन जो आप बताते हो इन्फ्लुएंस, वो ये उस फैक्टर पर डिसाइड होता है कि नहीं, 40% स्टेक मतलब है? हाँ सी, पहले आपको इन्फ्लुएंस है कि नहीं वो डिसाइड करना है, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग डिसाइड होगा। ओके, कि 40% होल्ड कर रहे हो फिर भी अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो फाइनेंशियल एसेट के जैसे होगा कि FVPL FVOCI वैसे वाला जो हम अभी पढ़े। ओके, अगर लेट से ये सर्टेन हो गया कि हाँ ये कंपनी इन्फ्लुएंस कर सकती है सामने वाली कंपनी को सिग्निफिकेंटली, ओके, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट कर सकती है या पॉलिसी बना सकती है या टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट है या ऐसा कुछ भी मटेरियल इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस है, ओके, सो दिस कंपनी कैन इन्फ्लुएंस डिसीजंस ऑफ द अदर कंपनी, तो ये एसोसिएट कहलाएगी। एंड एसोसिएट कहलाएगी तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऐड होगा। कितना प्रोपोर्शन? जितना आपका होल्डिंग है वो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप के हिसाब से। ओके ओके, गॉट इट। यस, हम्म। clear everybody? Yeah. Okay, let's try one example from curriculum now. First example. Okay, branch of fictitious company purchases 20% in William for 200,000 on 1st January 2016. ओके, विलियम जो बेसिकली ये है एसोसिएट कंपनी है, उसने 3 साल का इनकम एंड डिविडेंड अमाउंट्स दिया है। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट इन विलियम दैट विल अपीयर इन ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑफ 2018। 2018 के एंड में ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का फिगर क्या आएगा? Yes, tell me. $2 lakh cost, I guess. Huh? A 2 lakh cost. फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर व्हेन यू परचेज 2 लाख का होगा। फिर हम एवरी ईयर प्रॉफिट ऐड करते हैं, डिविडेंड माइनस करते हैं ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ डिविडेंड। तो ये ईयर एंड पे आएगा, सेम ईयर 2 का सेम ईयर 3 का आप करोगे तो 2018 के एंड पे आपको क्या वैल्यू मिलेगा? अंडरस्टैंडिंग? यस, लेट्स से I'll explain you फर्स्ट ईयर का कैसे कर सकते हैं। 2016 के स्टार्ट में हमने परचेज किया 2 लाख में, पूरा साल 2016 में
ये अंडरलाइंग कंपनी मतलब ये विलियम्स ने क्या किया, 2 लाख की इनकम जनरेट की, तो हमारा शेयर कितना हुआ, 2 लाख इंटू 20%, सो कितना हुआ, 40,000 इज माई इनकम, करेक्ट, Correct. एंड 50,000 डिविडेंड उन्होंने पे कर, Dividend. 50,000 डिविडेंड में 20% मतलब मुझे कितना मिलेगा, 10,000, यस, सो 40,000 Yes. इनकम, उसमें से 10,000 तो डिविडेंड के जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो नेट 2,30,000 हुई मेरी इन्वेस्टमेंट। सेम अगेन सेकेंड ईयर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, 60,000, यस, एंड इसमें से शेयर ऑफ डिविडेंड कितना माइनस होगा, 24 तो सेकेंड ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो गई, 270 2,70,000, Yes. एंड थर्ड ईयर के एंड पे क्या होगा, सेम वे 80 ऐड होगा एंड 40 माइनस होगा, तो 310। 80 ऐड होगा एंड 40 माइनस होगा, तो कितना हो रहा है, 310,000 yes, so investment of basically investment in this associate company that will appear at 3,10,000 as of 2018, yes, clear, समझा, बैलेंस शीट इम्पैक्ट्स, एंड सेम ईयर में लेट्स से इन्होंने यहाँ पे नहीं पूछा है, बट इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा एवरी ईयर, 2016 की इनकम स्टेटमेंट में क्या दिखेगा, इनकम फ्रॉम एसोसिएट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 40,000 जो yes, only share of profit, okay, so 2016 में 40,000, 2017 में 60,000 और 2018 में 40,000, sorry 80,000, yes, clear, ये वाला पार्ट समझ रहा है ना, वी कैन इधर शो एट अ ब्रेकअप, डिविडेंड अलग से और रिमेनिंग इनकम अलग से, या शेयर ऑफ प्रॉफिट डायरेक्ट 40 दिखा दिया, तो इसमें डिविडेंड भी कंसिडर हो गया, इसलिए हम उसको अलग से नहीं दिखा रहे, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, यस एवरीबॉडी, इट इज नॉट लाइक वी आर नॉट शोइंग, ओके, हम शो कर रहे हैं, बट हमारा जो डिविडेंड का अमाउंट है वो इसमें इंक्लूड हो रहा है ऑलरेडी, दैट्स वाई हम उसको अलग से वापस रिपोर्ट नहीं कर रहे, गेटिंग इट एवरीबॉडी, Yes, ma'am. यस, yes ma'am so that was basic of this. Now इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में अगर कभी लॉस होता है, जैसे प्रॉफिट हम ऐड कर रहे थे, लॉस माइनस होता जाएगा, बट लेट से इतना ज्यादा लॉस हो गया कि आपकी इन्वेस्टमेंट 0 हो गई, उसके बाद क्या करोगे, माइनस में रिपोर्ट करोगे क्या, ओके, सो वैसा अगर सिचुएशन होता है कि आपका इतना लॉस हो गया कि आपका जितना कॉस्ट था वो भी पूरा वाइप हो गया, 0 हो गया, तो यू विल सस्पेंड दिस मेथड, इक्विटी मेथड आप स्टॉप कर दोगे, उधर से आप लॉसेस रिकॉर्ड करना स्टॉप कर दोगे, ओके, बट रिकॉर्ड रखोगे, ऐसा नहीं कि छोड़ ही दिया मतलब कुछ नहीं करना है, अभी नहीं, रिकॉर्ड रखोगे, एंड अगर फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिटेबल वापस होती है एंड उसके प्रॉफिट्स, ये जितना अनरिकॉग्नाइज लॉस है ना, जितना आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया उस उतना कवर अप हो जाता है, उसके बाद प्रॉफिट जो आएगा ना वो आपको रिकॉग्नाइज करना चालू करना है, अंडरस्टैंडिंग, यस, सो अगर लेट्स से पहले कंपनी की इन्वेस्टमेंट इतनी थी 100 करोड़, लॉस हो के आपकी बैलेंस 0 हो गई, तो आपको नेगेटिव नहीं रिपोर्ट करना है, बट नेगेटिव आपको मेंटेन करना है कि कितना नेगेटिव गया था, लेट्स से नेगेटिव 80 करोड़ गया था, तो अभी जब नया प्रॉफिट करना चालू करेगी तो पहले ये नेगेटिव 80 करोड़ फिल करेगी, ओके, तब तक रिकॉग्नाइज कुछ नहीं करना है, 80 करोड़ के बियॉन्ड जब वो प्रॉफिट करने लगेगी, दैट टाइम यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग, yes, clear everybody, okay, so basically this is what we saw
investment in ownership, investment ownership between 20 to 50, usually considered as influential. Influential investments are accounted using equity method. Equity method में हम क्या करते हैं? Initial investment recorded at cost, reported in balance sheet as a non-current asset. Okay. In subsequent period, proportionate share of investee earnings increase the investment account on the investor's balance sheet and is recognized as investor's income. जितना proportion earnings है वो हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं और वो इनकम के जैसे रिपोर्ट करते हैं. Dividend received from investee are treated as return on capital and thus reduced from the investment account. उतना investment account कम कर देते हैं. And unlike investment in financial asset, dividend received are not recognized in the income statement. यहाँ पे लिख दो for purpose of double counting. Okay, but because it is already included in investment. Yes, it is already included in basically income from investment. Yes, clear, guys? If investee reports a loss, the investor's proportionate share of loss reduces the investment account. Okay, जितना लॉस होगा उतना इन्वेस्टमेंट अकाउंट कम होगा एंड ऑल्सो लोअर्स द अर्निंग्स इन द इन्वेस्टर्स इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि उतना लॉस उसके इनकम स्टेटमेंट में भी जाएगा. If the investee's loss reduce the investment account to zero, the investor usually discontinues use of investment equity method. Equity method is resumed once the proportionate share of investee's earnings exceed the share of losses that were not recognized during suspension period. Okay, जितना तुमने लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया है उससे ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है उसके बाद रिकॉग्निशन चालू होगा. यस, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ओके. ma'am. दूसरा एक मेथड है फेयर वैल्यू ऑप्शन. ये हम लोग कॉस्ट प्लस जो भी प्रॉफिट है वो करते थे. फेयर वैल्यू ऑप्शन भी है इसमें बट बहुत ही कम सिनेरियोज में होता है. यूएस गैप अलाउस फेयर वैल्यू मेथड ऑल्सो बट IFRS में इट इज ओनली अवेलेबल टू सम कंपनीज लाइक वेंचर कैपिटल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इसके जैसी एंटिटीज होती है ना जिनका लेट से बाकी सारे असेट्स भी फेयर वैल्यू पे होते हैं. अंडरस्टैंडिंग? मेजॉरिटी ऑफ देयर अदर असेट्स आर आल्सो एट फेयर वैल्यू, तो वो लोग फिर इसको भी फेयर वैल्यू पे रख सकते हैं. ओके, बट दैट इज फॉर IFRS. ओके, बट यूएस गैप सबको अलाउ करता है कि कोई भी कंपनी उसको फेयर वैल्यू पे भी दिखा सकती है. यस, इसका कोई कैलकुलेशन या ऐसा कुछ नहीं है ये मेथड का. ये सिर्फ आपको इतना पार्ट याद रखना है कि यूएस गैप कोई भी कंपनीज के लिए अलाउ करता है वेयर एज IFRS सिर्फ म्यूचुअल फंड्स, VC फंड्स ऐसे टाइप के कंपनीज को अलाउ करता है. यस, अगेन डिसीजन टू यूज फेयर वैल्यू इज irrevocable and any changes in value are recorded as at income statement. Clear? Let's try this example now.
यस, वेरी सिंपल, सिमिलर टाइप का जो हमने पहले सॉल्व किया। कैसे होगा? 1000 minus 120 plus 30. यस, परफेक्ट। तो कितना आ रहा है? 1090। 1090 and then we will add 180, यस, the But- minus 45, which comes to uh 2000 1225. yes, perfect. 1225. So at the end of 2016, 1090, and at the end of 2017, 1225. And same time पे income statement में क्या आएगा? 120 and 180 for 16 and 17. Yes, perfect. Okay. So 2016 में क्या होगा? 120 will be income statement में आएगा। Balance sheet value 1120. Sorry, 1 second. या 1090 आ जाएगा आफ्टर डिविडेंड माइनस होके। पहले प्रॉफिट ऐड होके 1120 एंड उसमें से डिविडेंड जो रिसीव हो गया वो सब्ट्रैक्ट होगा एंड नेट 1090 उसकी वैल्यू रहेगी। सेम वे 2017 का 180 विल बी द इनकम एंड 45 is the dividend. So net आपका investment value at the end of 2017 it will be 1225. Yes, clear, guys, till here. Okay. So that's all for today. Okay, basic था आज का। Yes, यहाँ तक समझ में आ रहा था अच्छे से? Better. Okay. Same way we'll continue now Wednesday को यहाँ से आगे का। So बीच में जो आपको टाइम मिलता है 1 डे का, प्लीज क्लास के साथ ही नोट्स बनाते रहना, कुछ भी पाइलअप मत होने देना। ओके, स्पेशली अभी एफएसए कैसा है ना, इन दिस यू हैव टू रिमेम्बर अ लॉट ऑफ प्रोविजंस। ओके, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है या कोई ज्यादा लॉजिक नहीं अप्लाई कर पाओगे आप। ओके, जो प्रोविजन है कि यूएस गैप में ऐसा है, आईएफआरएस में ऐसा है, तो वैसा ही है, आपको वैसे ही याद रखना है उसको। Okay, so that is required. So better you make charts, diagrams, short notes. Okay, क्योंकि इसमें पैरा पैरा पढ़ोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। सो जो हम क्लास में करते हैं या अपने आप से भी आपको आपके वे में लिखना है तो वैसे भी कर सकते हो, बट हैव शॉर्ट नोट्स जो आप क्विकली रेफर करके आप रिवाइज कर सको, बिकॉज एफएसए विल रिक्वायर लॉट ऑफ रिविजन। ओके, बार बार, वरना आप भूल जाओगे वापस। ओके, सो बहुत फास्ट आप रिवाइज कर सको वैसा नोट्स आप बनाओ। सो एवरी वंस इन अ वाइल आप सिर्फ 15-20 मिनट्स निकाल के एक बार ग्लांस थ्रू कर सकते हो उससे। Yes. Okay. So we'll stop with that for today and continue on Wednesday 2 o'clock.